नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद एबी पर। दोस्तों आज हम जीएस का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर के आए हैं, जिसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन के साथ बताया गया है। तो दोस्तों आप इसको अंत तक सॉल्व कीजिएगा और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। दोस्तों जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, NH2। याद रखिएगा दोस्तों, NH2 का नाम नया नाम जो है NH19 है और ये कहाँ से जाता है तो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, महाकवि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था। आपको बताना है महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है इससे हम आपको कई रिलेट करके प्रश्न बताएंगे, आप उन्हें भी याद रखिएगा। तो चलिए, क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति विश्वंभर दयाल। दोस्तों ये कब बनाए गए थे तो 1975 में जो लोकायुक्त अधिनियम आया था उसके तहत इन्हें प्रथम लोकायुक्त बनाया गया था। इनका कार्यकाल पूछे तो 1977 से 1982 तक इनका कार्यकाल रहा था और ये उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बने थे। और वर्तमान में यदि पूछा जाए तो इस समय संजय मिश्र जी हैं हमारे लोकायुक्त। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको इसमें बताना है कब की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1963 में। 13 नवंबर 1963 में कहाँ की गई थी पूछा जाए तो लखनऊ में, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बस्ती। कब हुआ था तो 1884 में, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो आपको बताना है प्रथम राज्यपाल कौन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सरोजनी नायडू। इनका यदि कार्यकाल पूछा जाए तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल के नाम से इन्हें जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो है आपका, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था। तो आपको बताना है इसमें किसने हर्षवर्धन से युद्ध किया था, इसका कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न आपका है, किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो आपको बताना है किस मुगल बादशाह के समय बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। कब लड़ा गया था तो दोस्तों डेट भी और सन भी आप याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 को। इसमें जो अंग्रेजी सेना थी उसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और यहाँ भारत से मुग़ल सेना थी और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त एक सेना थी, जिसमें ये सभी पराजित हो गए थे, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन है। इसमें आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है। तो आपको बताना है किसका सही सुमेलन नहीं हुआ है। तो इसमें कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885, अवध किसान सभा 1920, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1908, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर्वेंट्स ऑफ
इंडिया सोसाइटी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1905 में और किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसमें बताइएगा कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों याद रखिएगा, जब ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी भारत आए थे तो दिल्ली दरबार लगाया गया था और यही इसी समय 1912 ईस्वी में जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी भारत की राजधानी। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है कौन सा इसमें सही कथन है, तो इसमें कौन सा सही होगा। पहला है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है आपका 1 एवं 3, 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2, 3। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही की स्थापना किस मुग़ल बादशाह द्वारा की गई थी? तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा की गई थी। दोस्तों कब की गई थी, तो 1582 ईस्वी में की गई थी। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि इसे मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था। तो इसे मानने वाला प्रथम और अंतिम दोनों यदि पूछा जाए तो बीरबल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? तो आपको बताना है किस देश से लिया गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका, आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है और किस संविधान के किस भाग में इसको रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या क्रमशः हो सकती है। अब आपको बताना है कि विधानसभा जो होती है राज्य की, उनमें अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 500 और 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम कितनी रह सकती है, 60। और दोस्तों विधान परिषद का यदि पूछा जाए आपसे, यदि विधान परिषद का पूछा जाता है तो उसमें न्यूनतम 40 रहती है और अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किसी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो आपको बताना है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, उसके सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 62 वर्ष। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई। आपको बताना है किस वर्ष की गई थी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में। यदि आपसे अधिनियम पूछे तो भारतीय बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अधीन इसका 5 अक्टूबर 1976 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमाणीकरण संस्थान की स्थापना की गई। याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगला प्रश्न देखिएगा,
पुस्तक बेशरम की लेखिका कौन है? आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, चना, सरसों, कपास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका कपास। बाकी गेहूं, चना और सरसों तीनों रबी की हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखिएगा, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश। अगला प्रश्न देखिएगा, असेंबलर का कार्य है, आपको बताना है इसमें असेंबलर का क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न देखिएगा, किसको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसमें आपको बताना है सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समाधि स्थलों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी, राजघाट, इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल, राजीव गांधी, विजय घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महापारायण घाट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी। दोस्तों राजीव गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को जाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसमें एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे गणित का नोबल भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपको बताना है कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995 को। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है? आपको बताना है कौन सी नदी वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वोल्गा नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स में शामिल झील है? आपको बताना है ग्रेट लेक्स में कौन सी झील इसमें शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, मिशिगन झील। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट होगा। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से सर्वाधिक मिलती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, चीन। दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश की पूछा है, तो किस देश की, यदि किसी अन्य देश की पूछा जाए तो चीन की सीमा जो है भारत से सर्वाधिक लगती है, और यदि भारत की पूछे किस देश से लगती है तो बांग्लादेश से सर्वाधिक लगती है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक क्रोधित ग्राहक आपकी कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक से अपनी शिकायत बताने के लिए मिलना चाहता है, आप क्या करेंगे?
तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आप उससे स्वयं बात करेंगे। ऑप्शन बी है इसका उसे दिलासा दिलाएंगे और शांत करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी है अपने वरिष्ठों के परामर्श के अनुसार उनकी शिकायत दूर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका, अपने वरिष्ठों के परामर्श के अनुसार उसकी शिकायत दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं जो अपना रास्ता भूल गया है तो आप क्या करेंगे बताइए। तो ऑप्शन ए है उनकी बात पर ध्यान देंगे, उन्हें धन देकर उनकी सहायता करेंगे। अगला है उनके गंतव्य के बारे में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। तो दोस्तों यही करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा तत्व है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मॉलिबेडिनम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोपोनिक्स। ये एक ऐसी विधि होती है जिसमें पौधों को जल में यानी कि मृदा विहीन जगह पे उपजाया जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है, याद रखिए आप। अगला प्रश्न है पीत ज्वर का संचरण किसके द्वारा होता है। कवक, एडीज इजिप्टी, घरेलू मक्खी, तितली। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडीज इजिप्टी। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, आपको बताना है। तो मस्तिष्क का जो अग्रभाग होता है वहाँ पे स्थित होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सूत्री विभाजन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों फ्लेमिंग ने 1882 में की थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। दोस्तों यदि प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। धन्यवाद।